साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको सभी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हम अपने सेशन को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अगर बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम अगर पूछे तो 2933 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 और पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर का भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है। तो ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा के जो ऊपर उत्तर भारत है उसका भूभाग अधिक चौड़ा है। दूसरा कह रहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में भारतीय भूभाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर 2 भागों में बांटता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो ये भारत है, भारत को कर्क रेखा जो 2 बराबर भागों में ये बांटती है। जो इसके नीचे का जो भाग है दक्षिण भारत है वो धीरे धीरे सकरा होता जाता है और उत्तर भारत, ऊपर का भारत, कर्क रेखा के ऊपर का भारत जो उत्तर भारत है वो अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा होता जाता है। इसलिए कथन 1 बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हिंद महासागर को 2 भागों में बांटती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हिंद महासागर को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, जिसे अरब सागर, जिसे पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच विस्तृत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य यह स्थित है। अगर बात करें अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है। ध्यान में रखिएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर वही देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय दृष्टि से स्थित है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार पूछे तो अक्षांशीय विस्तार द्वीपों सहित है 6 डिग्री 4-5 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र से नहीं लगा हुआ है? यहाँ पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो समुद्र से नहीं लगा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना जो है वो समुद्र से नहीं लगा हुआ है। अगर बात करें भारत में कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, जिनकी तट रेखाएं समुद्र से मिलती है। अगला क्वेश्चन है 5वां, भारत के बारे में सही है। ये पूछ रहा है कि जो ये 3 कथन नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा जो है वो भारत के बारे में सही है। तो आइए इसको देखते हैं। कथन 1 कहता है कि यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर विस्तृत है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही है। भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई है द्वीपों समेत वो 7516.6 किलोमीटर है और सिर्फ तटीय लंबाई पूछे तो वो 6100 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए ये तीनों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा,
निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। जो नीचे जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है और गलत स्टेटमेंट को इसमें से निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। तो ये बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मानक देशांतर रेखा है। दूसरा कह रहा है कि भारत का समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा पीछे है। तो ये गलत है। जो ये भारतीय मानक समय रेखा है ना, वो ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, न कि पीछे है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो केवल 3, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, सही मिलान करें। ऑप्शन 1 कह रहा है कि दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ये निकोबार में स्थित है, अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मुख्यतः जो है वो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है उत्तरतम बिंदु। तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गुहार मोती है, और यह गुजरात में है, सबसे पश्चिम में गुजरात में है। चौथा कह रहा है पूर्वोत्तर बिंदु किबतू है, और किबतू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसलिए आइए इसका देखते हैं। A B C D, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 3 4 कहाँ है, तो 2 1 3 4, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि चीन का भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है, तो ये दोनों कथन सत्य है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत जो है ना वो चीन के साथ 3488 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखिएगा कि 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा का साझा करता है। अच्छा, अगर बात करें मैकमोहन रेखा की, तो इसका जो निर्धारण था ना वो शिमला समझौता, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शिमला समझौता 1913-14 में जो हुआ था, इसी के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और 27 अप्रैल 1914 को हेनरी मैकमोहन जो था उसके द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नेपाल। तो नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर की लगती है। दूसरा कह रहा है भूटान। तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की भारत की सीमा लगती है। तीसरा कह रहा है अफगानिस्तान। तो फिलहाल वर्तमान में जो है कि अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है। पीओके से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो लगभग 106 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। चौथा कह रहा है कि म्यांमार। तो म्यांमार से जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर लगती है। तो चूँकि इसमें अफगानिस्तान दिया हुआ है, तो अफगानिस्तान की जो सीमा भारत से लगती है वो पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जा वाला भारत है, उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं रहे तब उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तब उसका आंसर जो हो जाएगा भूटान 699 किलोमीटर। अच्छा, अगर सर्वाधिक पूछ दे कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां,
निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ, तीनों साइड से घिरा हुआ है। दूसरा कथन कह रहा है कि त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा दी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसे शून्य रेखा कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ सत्य पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, उसके बाद से हो जाएगा त्रिपुरा, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, चौथा हो जाएगा असम और 5वां जो हो जाएगा मेघालय। तो ये 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। सबसे पहले तो यहाँ म्यांमार से जो भारत की सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगती है, और भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा जो है मिजोरम। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात की जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा है, वो सर्वाधिक लंबी है। अगर बात करें यहीं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जलीय सीमा अगर पूछे, तटीय सीमा जो कहते हैं, तो ये जो है वो 6100 किलोमीटर है। और पूरा ओवरऑल द्वीपों समेत पूछे तो इसकी जो द्वीपों समेत, ध्यान में रखिएगा कि द्वीपों समेत पूछे तो कुल तटीय सीमा जो है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा है, कुल सीमा पूछे तटीय और स्थलीय दोनों मिला के, तो वो हो जाती है 22,716 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्कीय क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का 2.3 भाग निर्मित है, तो ये बिल्कुल सही है। आर्कियन चट्टान जो है उससे प्रायद्वीपीय भारत का लगभग 2.3 भाग निर्मित है। दूसरा कह रहा है कि ये रवेदार हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, वो मूलभूत चट्टानें हैं, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि इन चट्टानों में बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपनी असली रूप खो चुकी है, तो ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, ये नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 14, किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का जो है निर्माण हुआ है। अगर बात करें कुडप्पा क्रम की चट्टानों के, तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन और निक्षेपण से ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली है, यह किस प्रकार के चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो सासाराम रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान चित्तौड़गढ़ और उत्तर में आगरा से लेकर होशंगाबाद तक विस्तृत है।
अगर बात करें विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में तो इनका जो निर्माण हुआ है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ है। और ये जो है गंगा के मैदान, ध्यान रखिएगा कि गंगा के मैदान और दक्कन पठार को ये अलग करती है, दक्कन पठार को अलग करती है। अगला प्रश्न है 16, निम्नांकित में से किस क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। लगभग 90% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों एवं भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असत्य पूछ रहा है तो डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियस कल्प में दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा क्रिस्टेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है 19, पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरे के लिए विख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस क्रम की शैल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्य क्रम की कांग्लोमरेट से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, निम्नांकित युग्म में से कौन सा सही युग्म है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बृहद हिमालय का निर्माण इयोसिन व ओलिगोसिन कल्प में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मध्य हिमालय का निर्माण जो है वो मायोसिन कल्प में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है शिवालिक हिमालय का जो निर्माण है वो प्लायोसिन कल्प में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है 21, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भूमि का ढलान मध्य भाग में पश्चिम की ओर है, तो ये बिल्कुल गलत है। भूमि का ढलान जो मध्य भाग में है पश्चिम की ओर ना होकर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। मध्य भाग में जो ढलान है वो दक्षिण पूर्व में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, केवल एक सही है। इसलिए कि ऑप्शन 2 ये दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगर बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों की, तो तापी, ध्यान रखिएगा कि तापी नदी है, साबरमती नदी है, साबरमती नदी, और माही है, लूनी नदी है। ये सारी नदियाँ जो है ये पूर्व की ओर न बहकर पश्चिम की ओर बहती है। अगर बात करें हम लोग नर्मदा नदी की, तो इसका जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन ए कह रहा है कि वे साधारणतः लाल रंग की होती है, तो ये बिल्कुल सही है। लाल रंग की क्यों होती है? क्योंकि उसमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। आयरन, ध्यान में रखिएगा कि आयरन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए लाल रंग की होती है। दूसरा कह रहा है कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, तो ये गलत है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं, पोटास और आयरन की समृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा कि पोटास और आयरन मुख्यतः पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो ये गलत है। लेटराइट मिट्टियाँ जो होती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में अत्यधिक पाई जाती है। चौथा कह रहा है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इन मिट्टियों में काजू, कॉफ़ी, नारियल इत्यादि की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात करें भारत में लेटराइट मिट्टी की जो विस्तार है वो 3.7, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3.7% पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रथम कह रहा है कि प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। गोंडवाना संयंत्रों में प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, यह कोयला के लिए प्रमुख है। ध्यान रखिएगा कि यह कोयला के लिए प्रमुख है। दूसरा कह रहा है कि अबरख प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अबरख जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। अबरख के लिए प्रसिद्ध नेल्लौर, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर भी अबरख के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर है वो अबरख के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा में जो है एक खास किस्म की, जिसे रूबो अबरख कहा जाता है, वो पाया जाता है कोडरमा में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रूबो अबरख जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो धारवाड़ जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। धारवाड़ जो है सोना, लोहा तथा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बराक, दूसरा कह रहा है लोहित, तीसरा कह रहा है सुबनासिरी, और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। लोहित और सुबनासिरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। और ये जो 2 नदियां हैं यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये जो बराक नदी है वो दक्षिणी असम, ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी असम की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। एक तरफ पहाड़ियाँ दिया गया और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। पहला कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो कोरोमंडल तट में स्थित नहीं है। यह जो है पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट में स्थित है कार्डेमम की जो पहाड़ी है। दूसरा कह रहा है कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, तो ये बिल्कुल गलत है। कैमूर पहाड़ी जो है वो विंध्यन रेंज, ध्यान रखिएगा कि विंध्यन रेंज में स्थित है। नेक्स्ट दे रहा है महादेव पहाड़ी मध्य भारत, तो ये बिल्कुल सही है। महादेव पहाड़ी जो है वो मध्य भारत में स्थित है। चौथा कह रहा है कि मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, तो ये भी बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ी जो है वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। यह सतपुड़ा के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में सतपुड़ा पहाड़ी के पास स्थित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ये दोनों सही है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। प्रथम कह रहा है कि वंशधारा, दूसरा कह रहा है इंद्रावती, तीसरा कह रहा है प्राणहिता और चौथा कह रहा है पेन्नार। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां है। अगर बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा, ध्यान रखिएगा कि इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो गोदावरी जो है वो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम नासिक से होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कुंभ का जो मेला है वो नासिक में गोदावरी नदी के ही तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सिक्किम से तो बहती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो है चुनथांग। ध्यान रखिएगा कि चुनथांग से इसका उद्गम होता है जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि
रंगीत नदी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये बिल्कुल सही है, रंगीत जो नदी है उसकी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता की सहायक नदी है। तीसरा कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। ये पूछ रहा है कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय जो है उसमें कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। तो आइए इसको देखते हैं। काराकोरम, तो ये बिल्कुल सही है। लद्दाख भी ट्रांस हिमालय का भाग है, ये भी सही है। जास्कर भी ट्रांस हिमालय का भाग है, तथा कैलाश भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो चारों है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये चारों जो है वो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, K2 जो है वो काराकोरम में स्थित है। और K2 की ऊंचाई ध्यान में रखिएगा आप लोग, 8611 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है। तो गंगोत्री हिमनद जो है वो कुमायूं हिमालय, ध्यान रखिएगा कि यह कुमायूं हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 32। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी बुराड ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किया था। अगर बात करें नदी घाटियों के विभाजन के आधार पर 4 भागों में हिमालय को विभाजित किया गया, जिसमें पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा जो है वो असम हिमालय है। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु सतलज के बीच विस्तृत है, सिंधु व सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय जो है सतलज व काली के बीच, सतलज वो काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय जो है वो काली व तीस्ता नदी, काली व तीस्ता के मध्य स्थित है। और ये जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, दिहांग के मध्य स्थित है। अगर बात करें पंजाब हिमालय की दूरी कितनी है तो यह 560 किलोमीटर में है, जबकि कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर में है। नेपाल हिमालय जो है 800 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो है असम हिमालय 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा जो है वो नेपाल हिमालय है जो 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो सबसे छोटा है वो कुमायूं हिमालय है 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है। तो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु सतलज के बीच स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है तो ये 560 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। शिवालिक हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। तो ये बिल्कुल सही है, शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है। दूसरा कह रहा है कि इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि शिवालिक की औसत जो ऊंचाई है 500 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। तो ये गलत है, शिवालिक की औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथा है शिवालिक के गिरिपद अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व और तीस्ता के बीच फैला क्षेत्र भाबर का मैदान कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 4 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। सही मिलान करें। एक तरफ हिमालय की श्रेणियां दिया गया है और दूसरी तरफ उत्पत्ति काल दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है ना वो पेलियोजोइक महाकल्प में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है बृहत हिमालय, तो बृहत हिमालय की उत्पत्ति जो थी वो ओलोगोसीन युग में हुआ है। तो ये भी सही है।
सी कह रहा है कि लघु हिमालय, तो लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन काल में हुआ है, तो ये भी सही है। और डी कह रहा है शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है, तो ये भी सही है। इसलिए ये चारों सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? यह पूछ रहा है कि जो नीचे एक तरफ पर्वत चोटी दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है। एक कह रहा है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो भारत में, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है धौलागिरी, धौलागिरी भारत दिया है, तो ये भारत में नहीं, ये नेपाल में, धौलागिरी जो है वो नेपाल में स्थित है। सी कह रहा है अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है नामचा बरवा, तो ये तिब्बत में स्थित है, तो ये भी सही है। अगर बात करें कंचनजंगा की हाइट की, तो ये 8598 मीटर है, जबकि धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8172, ध्यान रखिएगा 8172 है, जबकि अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो 80,178 मीटर है। और नामचा बरवा जो है वो तिब्बत में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 7756 मीटर है। चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय है लघु हिमालय से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है उत्तराखंड में जाना जाता है, तो ये पूछ रहा है कि अल्पाइन चारागाह इसे कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसे उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। जबकि बी की ऑप्शन बी की बात करें दुआर या दुन, तो ये मध्यवर्ती भाग में कहा जाता है, मध्यवर्ती भाग में दुआर या दुन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है स्थित है, तो ये काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 5664 मीटर। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो ऊंचाई है 5664 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवसा दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से किन दर्रों से होता है? तो लहासा जो है वो तिब्बत में है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोमडिला दर्रा से तिब्बत जाने का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो यांगयाप दर्रा के समीप भारत में प्रवेश करती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43। सही मिलान करें, तो आइए इसको देखते हैं। एक तरफ घाटी दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। तो पहला कह रहा है नुब्रा घाटी, तो नुब्रा घाटी जो है वो है जम्मू कश्मीर में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है नेवरा घाटी जो है वो असम में है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है चुम्बी घाटी, तो ये तिब्बत में है, तो ये भी सही है। डी कह रहा है यूमथेंग घाटी, तो ये सिक्किम में स्थित है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। रावी और चिनाब के बीच स्थित द्वीप को क्या कहा जाता है? तो रावी और चिनाब के जो बीच स्थित द्वीप है उसे रचना द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें विश्व द्वीप की, तो ब्यास और सतलज, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ब्यास और सतलज के बीच स्थित द्वीप को विश्व द्वीप कहा जाता है। चाज द्वीप जो है वो कहा जाता है चिनाब और झेलम। इसको भी ध्यान रखिएगा कि चिनाब झेलम के बीच के जो द्वीप है उसे चाज द्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि सिंध सागर जो द्वीप है, सिंध सागर द्वीप झेलम और चिनाब एवं सिंधु तीनों, झेलम चिनाब और सिंधु, ये तीनों के बीच का जो द्वीप है उसे सिंध सागर द्वीप कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोड्डा बेटा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और पहली चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है और इसकी जो लंबाई है 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा कितनी समुद्री मील तक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 समुद्री मील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 200 समुद्री मील। नेक्स्ट प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सहायक नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुर्रम जो है, कुर्रम नदी सिंधु की सहायक नदी है और यह सुलेमान पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिंधु की सहायक नदी के संदर्भ में पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम है। तो ये गलत है। तो ये जो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब है ये दाईं ओर से नहीं मिलती है, ये बाईं ओर से सिंधु में मिलती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में स्वेक, काबुल, तोजी, गोमल एवं कुर्रम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये जो सारी नदियां हैं वो बाईं ओर से नहीं, ये दाईं ओर से मिलती है, इसलिए इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ना एक सत्य है और ना ही दो सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्लास। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पंचनद नदियों में निम्न में से कौन नदी है जो हिमालय के 3 भागों को काटती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी जो है हिमालय के तीनों भागों को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है गंगा की 2 शीर्ष धाराएं धौली गंगा एवं भागीरथी जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में संगम कर गंगा का निर्माण करती है, तो ये गलत है। गंगा का जो निर्माण होता है वो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है जो गंगा का निर्माण करती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सही है, 2 गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानंदा। महानंदा जो है वो गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोंस एवं सोन नदी। टोंस एवं सोन नदी जो है वो दक्षिणी पठार से निकलती है और सीधे गंगा में आके मिल जाती है। अगला प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। दिबांग के नाम से नहीं, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। सी कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि गंगा में मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गंगा में जो दाएं ओर से नदियां मिलती है उनमें प्रमुख नदियों में है यमुना, टोंस और सोन नदी जो है वो गंगा में दाहिने ओर से मिलती है। जबकि अगर बाएं ओर से बात करें प्रमुख नदियों में तो रामगंगा, ध्यान रखिएगा कि रामगंगा और गोमती नदी है जो लखनऊ में है, घाघरा, ये सब बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यह प्रायद्वीपीय नदी है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि जेट प्रवाह की पश्चिम शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में जो शीतकालीन चक्रवातें आती है वो जेट प्रवाह के पश्चिमी शाखा के कारण आती है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 58, कोपेन के अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है 59, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसूनी जलवायु का यह लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से निकट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार के निकट है। ये ग्रेट निकोबार से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद दिया है और दूसरी तरफ उससे निकलने वाली नदी दिया है। तो पहला कह रहा है कि बांदरपूछ इधर दिया है नदी में यमुना नदी, तो ये बिल्कुल सही है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर की बांदरपूछ चोटी से निकलती है। दूसरा कह रहा है कि जो 12 सिगरी हिमनद है उससे चेनाब नदी निकलती है। तो ये बिल्कुल सही है। चेनाब नदी जो है वो जॉस्कर रेंज के लाहुल स्पीति भाग के बाड़ा लाचा दर्रा, ध्यान में रखिएगा कि बाड़ा लाचा दर्रा के पास 12 सिगरी हिमनद से निकलती है। तीसरा कह रहा है कि मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो ये गलत है, मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी नहीं निकलती है। मंदाकिनी नदी जो है वो चोराबारी ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा कि चोराबारी ग्लेशियर उत्तराखंड से चोराबारी ग्लेशियर से यह निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। तो यह बिल्कुल सही है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और यह स्वयोग की सहायक नदी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वयोग की सहायक नदी है और स्वयोग जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा कह रहा है जेमू ग्लेशियर जो है वो वहाँ से मानस नदी निकलती है। तो ये गलत है। मानस नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से निकलती है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले, ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी कामेंग जिले से निकलती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, 3 और 5 गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा, सही पूछ रहा है तो ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा कि सियाचिन हिमनद से ही नुब्रा नदी निकलती है और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कह रहा है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो ये गलत है, जेट प्रवाह जो होते हैं वो दोनों गोलार्ध में होते हैं। दूसरा कह रहा है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। तो ये गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी, दूसरा कह रहा है नागवली नदी, तीसरा कह रहा है सुवर्णरेखा और चौथा है वंशधारा नदी। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागावली और वंशाधारा, ये जो 2 नदियाँ हैं वो पूर्वी घाट से निकलती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4। अगला प्रश्न है 66, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिया है, दूसरी तरफ पर्वत दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि नामचा बरवा शिखर जो है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो ये गलत है। नामचा बरवा जो शिखर है वो तिब्बत पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये नामचा बरवा जो है वो तिब्बत में स्थित है, ध्यान रखिएगा कि तिब्बत में स्थित है।
दूसरा कह रहा है नंदा देवी कुमायूं हिमालय, तो ये बिल्कुल सही है। नंदा देवी जो चोटी है, शिखर है, वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। तीसरा कह रहा है नोकरेक सिक्किम हिमालय, तो नोकरेक जो है वो सिक्किम हिमालय में स्थित नहीं है। नोकरेक जो है वो हिमाचल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें सही पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक 43, ध्यान रखिएगा कि 43.3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जबकि वहीं लाल मिट्टी की हम लोग बात करें तो ये 18.6% भाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है 16, ध्यान रखिएगा कि 16.6% भाग पर, और लेटेराइट मिट्टी जो है वो 3.7% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि यह हल्के भूरे राख जैसे भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की है, तो ये बिल्कुल सही है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भूरे कलर की होती है और दोमट मिट्टी होती है। दूसरा कह रहा है कि ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा है कि इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व होती है, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, तो ऑप्शन डी, तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, काली मिट्टी में कमी होती है। पूछ रहा है कि काली मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो काली मिट्टी जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ, ये तीनों की कमी होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। काली मिट्टी में तीनों की कमी होती है। काली मिट्टी को ही हम रेंगुर, ध्यान रखिएगा कि रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? पूछ रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीट प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, पेनगंगा व वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये पेनगंगा और वेनगंगा है वो गोदावरी, ध्यान रखिएगा कि पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगर बात करें गोदावरी की तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम जो है वो नासिक, ध्यान रखिएगा कि नासिक महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वनावरण में कमी दर्शाने वाले राज्यों का सही क्रम पूछ रहा है। कमी दर्शाने वाले राज्यों का सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। सबसे कम वनावरण जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मणिपुर में है, उसके बाद से नागालैंड में, तो उसके बाद से मिजोरम में है। अगर वही पूछ दे कि वृद्धि वाले राज्य, तो वृद्धि वाले राज्य भी देख लीजिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि है, उसके बाद से है तेलंगाना में तब वृद्धि हुई है उड़ीसा, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है और चौथे नंबर पर कर्नाटक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 21.71%। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की हम लोग बात करें वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है तो वो 7 लाख, ध्यान रखिएगा 7,13,789 किलोमीटर पर वन क्षेत्र है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 74, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पर्वतीय जिलों में वनावरण इन जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है, तो ये गलत है। पर्वतीय जिलों में जो वनावरण है कुल क्षेत्रफल का 40.17% है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि जनजातीय जिलों में कुल
वन क्षेत्र इन जिलों में भौगोलिक क्षेत्र का 40.17 है। तो ये गलत है। ये जो है वो 37.53% है। जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय जिलों में बात करें तो 37.53%, और पर्वतीय जिलों में बात करें तो 40.17% है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 64.66% है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है पूछ रहा है तो 2 और 3 जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। वन रिपोर्ट 2021 की भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021, जो कथन दिया गया है उनमें से कौन सत्य नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मैंग्रोव कवर में वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्रवार मध्य प्रदेश में है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वनावरण में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि तेलंगाना में हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। तेलंगाना में जो है वो 3.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। डी कह रहा है कि वन आवरण में अधिकतम वृद्धि तेलंगाना में हुई। तो वन आवरण में अधिकतम वृद्धि तेलंगाना में नहीं हुई है। प्रतिशत में बात करेंगे तो तेलंगाना में हुई है, लेकिन अगर वन आवरण की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वृद्धि हुई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। तो हमारा यहाँ ज्योग्राफी का जो सेक्शनल टेस्ट था वो 75 क्वेश्चंस का यहाँ कंप्लीट हुआ। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।